Hello and welcome to Bhaturi Foundation. Today we will study chapter 4 Working of Institutions of class 9th NCERT Democratic Politics. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ अपने रूलर्स को इलेक्ट करना ही नहीं है बाय द पीपल, बल्कि रूलर्स को कुछ सेट रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी फॉलो करने होते हैं डेमोक्रेसी में. दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस. उनको काम करना पड़ता है, मतलब लीडर्स को इंस्टीट्यूशंस के साथ और इंस्टीट्यूशन की लिमिट्स में रहकर. हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. सरकार में मेजर जो पॉलिसी डिसीजन है उनको लेने की क्या प्रक्रिया है इसमें बताया गया है. गवर्नमेंट ऑर्डर. ऑन अगस्त 13, 1990, 13 अगस्त 1990 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर. इट वाज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम. 13 अगस्त 1990 को एक OM इशू किया गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर. जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का नाम हो गया, उसके जॉइंट सेक्रेटरी ने इस ऑर्डर पे साइन किया. तो द गवर्नमेंट इश्यूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स. तो ऐसे ही OM और ऑर्डर्स गवर्नमेंट एक दिन में 100 साइन करके इशू करती है. बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ए सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स. लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर था जो कि कई सालों तक बहस का मुद्दा बना रहा. क्या था इसमें? 27% वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व फॉर SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% रिजर्वेशन दे दी गई थी इस ऑर्डर के तहत. द ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन. It said that 27% of the vacancies in the civil post and services under the government of India are reserved for socially and educationally backward classes. ये था इस ऑर्डर में. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes. अभी तक इस ऑर्डर से पहले सिर्फ SC और ST को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट था. Now a new third category called SEBC was introduced. अब एक नई कैटेगरी भी आ गई थी इस ऑर्डर के तहत. डिसीजन मेकर्स. हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम. इस OM को किसने इशू करने के लिए डिसाइड किया? क्लियरली सच ए बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट. स्पष्ट है कि ऐसा डिसीजन वो आदमी नहीं लेता जो इसको साइन करता है. द ऑफिसर वॉज मेयरली एन इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन. जो ऑफिसर इसको साइन कर रहा है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है. बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस विच ऑफ द डिपार्टमेंट वॉज ए पार्ट, जिसका डिपार्टमेंट एक पार्ट है. तो मतलब ये मिनिस्टर के अप्रूवल से ऑफिसर ने साइन किया है ऑर्डर. डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. राष्ट्रपति को हेड माना जाता है स्टेट का. स्टेट माने कंट्री. एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. और वो हाईएस्ट अथॉरिटी है प्रेसिडेंट. फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल नाम मात्र का अगर ऐसे कहें तो. जबकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर को सरकार का हेड माना जाता है, गवर्नमेंट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट. एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर्स. और वास्तव में सारी गवर्नमेंट की पावर को वो ही एक्सरसाइज करता है. राष्ट्रपति सिर्फ फॉर्मल होते हैं. एक्चुअल मतलब डी फैक्टो. एक्चुअल को डी फैक्टो बोलते हैं. डी फैक्टो जो रूलर है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स. और प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट मीटिंग में ज़्यादातर डिसीजन लेता है. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस. पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं. एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा, एक राज्यसभा. ये तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है. लोकसभा एंड राज्यसभा. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स.
तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी वोट प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए उसको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed the second backward class commission in 1979। गवर्नमेंट ने सेकंड ओबीसी कमीशन 1979 में सेटअप की थी। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। हैंस इट वाज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन, इसलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस in India and recommend steps to be taken for their advancement। इस बीपी मंडल कमीशन को ये काम दिया गया था, आप आइडेंटिफाई करो कि कौन लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या सुझाव हैं। द कमीशन गेव रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन। कमीशन ने 1980 में रिपोर्ट दी और उसमें काफ़ी रिकमेंडेशन दी। One of these was 27% government job to be reserved for the socially and educationally backward classes। उनमें से एक रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की ये थी कि 27% गवर्नमेंट जॉब रिजर्व कर दी जाए इन ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट टूक ए फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि जो मंडल कमीशन की एक सिफारिश है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, उसको इंक्रीमेंट करने के लिए रिकमेंड किया। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग। डिसीजन को कैबिनेट के डिपार्टमेंट में भेज दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के। The senior officer of the department drafted an order line with the cabinet decision। सीनियर ऑफिसर ने उस ऑर्डर को ड्राफ्ट किया उस अनुसार जिसने जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था। टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल, उसमें मंत्री की अप्रूवल ली। कौन से मंत्री की? जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल का मिनिस्टर था। एंड ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ऑफिसर ने साइन किया यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस ऑर्डर पे। दिस वाज हाउ OM, तो OM इशू हो गया, उसको नंबर डाल दिया और डेटेड 13 अगस्त 1990 को इशू हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज मोस्टली हॉटली डिबेटेड इश्यूज इन द कंट्री। और कुछ महीने तक ये बहुत ही बहस वाला मुद्दा बना रहा। इट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। इस वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और काउंटर प्रोटेस्ट हुए। जनरल कैटेगरी के लोग कहने लगे कि रिजर्वेशन करना गलत है, इससे इक्वालिटी का वायलेशन होगा। और ओबीसी वाले कहने लगे कि रिजर्वेशन जो है हमारा हक है, क्योंकि हमें बहुत सालों से पिछड़े हुए थे बिकॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तो हमें जो मिला वो सही मिला है। तो प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट हुए और कई प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुए, जिसमें कई बच्चों ने सुसाइड भी किया। Some felt that the existence of inequalities among the people of different caste in India necessitated job reservation। कुछ लोग समझते थे क्योंकि समाज में इनइक्वालिटी है इसलिए जॉब में रिजर्वेशन होना चाहिए। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far not adequately been represented in the government job। ये लोग समझते थे कि इससे फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन लोगों को जो अभी जिनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरे लोग कहते थे, दूसरा पक्ष, कि ये तो इक्वालिटी का वायलेशन है, सबको समान समझा जाना चाहिए, तो किसी को क्यों रिजर्वेशन दी जाए, तो ये अनफेयर है। टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटीज़, वो ऐसा समझते थे। Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity। जिनको रिजर्वेशन नहीं मिली थी वो कहते थे इससे जो कास्ट सिस्टम है वो परपेचुएट हो जाएगा, हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, और इससे नेशनल यूनिटी भी नहीं आ पाएगी, एकता नहीं आएगी देश में। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और बैड।
अब इस चैप्टर में ही जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये डिसीज़न सही था या गलत था, बस हम ये देख रहे थे कि गवर्नमेंट में बड़े डिसीज़न कैसे लिए जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है। We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of the government decision. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे डिस्प्यूट को सुनता है जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से अराइज होते हैं। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड ए नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। कुछ लोग जो इसके अपोजिट में थे उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी। दे अपील्ड टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि इस ऑर्डर को इनवैलिड घोषित किया जाए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे केसेस जो भी फाइल हुए थे अलग अलग कोर्ट में उनको इकट्ठा कर दिया। दिस केस वॉज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस, और उसको नाम दे दिया इंदिरा साहनी। जिसने सबसे पहले पिटीशन फाइल की होगी इंदिरा साहनी ने, उसके नाम पे इस केस को बना दिया। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स बोथ साइड्स। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने दोनों पक्षों का बात सुनी। बाय ए मेजोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई कि ये जो ऑर्डर है ये वैलिड है, गलत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और कैबिनेट भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या लोगों के बिहाफ पे। सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन। और सिविल सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी डिसीजन मिनिस्टर ले उसको इम्प्लीमेंट कराए। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड। और सुप्रीम कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो भी मतभेद होते हैं उसको सेटल करे। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी। इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस करता है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर। इससे नेताओं के हाथ बंधते हैं इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उनको इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कानून बनाना होता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। अब इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी मीटिंग होती है, कमेटी होती है, रूटीन वर्क होता है, जिससे डिसीजन लेने में कई बार डिले हो जाता है। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए इंस्टीट्यूशंस में काम करना या इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। डिले होने की वजह से बोरिंग हो सकता है, बुरा लग सकता है। वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजंस विदाउट एनी रूल्स। तो कोई सोच सकता है कि क्यों ना हम बिना इंस्टीट्यूशन के एक ही आदमी सारे डिसीजन ले ले, जिसमें कोई देरी भी ना हो। विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स, बिना मीटिंग किए, बिना प्रोसीजर के। बट दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ ए डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कहती। सम ऑफ द डिलेस एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो डिले होता है और जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो बहुत ही काम के होते हैं। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जिससे हम वाइडर लेवल पे कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर टेकिंग एनी पर्टिकुलर डिसीजन। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजंस टेकन वेरी क्विकली। इंस्टीट्यूशन मुश्किल करता है अच्छे डिसीजन लेने को जल्दी से, बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। लेकिन इंस्टीट्यूशन बुरे डिसीजन को लेने से भी रोकता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, इंस्टीट्यूशन में विश्वास करती है। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। अब हम पढ़ेंगे हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। इन ऑल डेमोक्रेसीज
एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हर डेमोक्रेसी में एक असेंबली होती है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं। किसके बिहाफ पे? वो लोगों के बिहाफ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी लेकर काम करते हैं। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड पार्लियामेंट। और इंडिया में उस असेंबली को जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं उसको पार्लियामेंट नाम दिया गया है। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर राज्य के लेवल पे देखा जाए तो उसका नाम लेजिस्लेटिव असेंबली है। और अगर पूरे देश उस पर देखा जाए तो उस असेंबली का नाम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। देश में कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट ही फाइनल अथॉरिटी है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। ये कानून बनाने की प्रक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस असेंबली का नाम लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेट करती है, मतलब कानून को बनाती है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। तो पार्लियामेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, हर कंट्री में एक पार्लियामेंट होती है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रूस में इसको ड्यूमा बोलते हैं और अमेरिका में इसको सीनेट बोलते हैं। तो हर देश की अलग अलग पार्लियामेंट नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी भी देश की पार्लियामेंट जो है नया कानून बना सकती है, कानून को चेंज कर सकती है और पुराने कानून को ख़त्म कर सकती है, कानून को चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल मनी दैट द गवर्नमेंट हैव। और पार्लियामेंट ही सरकार के पूरे पैसे को कंट्रोल करती है, क्योंकि पार्लियामेंट इज सपोर्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। लोग ही सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट को, इसलिए जो लोगों का पैसा वो पार्लियामेंट का पैसा, पार्लियामेंट उसको लोगों के बिहाफ पे यूज़ करती है। इन मोस्ट कंट्री द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। ज़्यादातर कंट्री में पार्लियामेंट उसी पैसे को खर्च कर सकती है, गवर्नमेंट उसी पैसे को खर्च सकती है जो पार्लियामेंट से सैंक्शनड हो, मतलब अप्रूवल पार्लियामेंट की हो से। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के दो हाउस। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, दो विंग होती है। सिंस पार्लियामेंट प्लेस ए सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। क्योंकि पार्लियामेंट ही ज़्यादातर मेन काम करती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, इसलिए ज़्यादातर कंट्री में पार्लियामेंट को दो भागों में बांटा गया है। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पहला एक हाउस होता है उसमें लोगों को डायरेक्टली चुन के भेजा जाता है, ठीक है, मतलब पूरे देश से लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो डायरेक्ट जाके लोकसभा में बैठते हैं। एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो सेकेंड हाउस है जिसको राज्यसभा बोलते हैं, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मतलब जैसे ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये पीपल है, ये पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चुनेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर वाले राज्यसभा के लिए चुनेंगे। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। जबकि लोकसभा के लिए ये जो पीपल है वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा में भेजते हैं। तो पीपल दो तरीके के वोट करते हैं, तो डायरेक्टली लोकसभा के लिए और एक फिर अपने स्टेट की लेजिस्लेचर। तो हर स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो फिर अपने अपने मेंबर को चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। इसीलिए इसका नाम राज्यों की सभा है, क्योंकि राज्य भेजते हैं इसमें, ठीक है। स्टेट जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, सब अपने अपने मेंबर्स को इसमें भेजेंगे। तो इनको बोलेंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना इनको, लोगों ने इनको चुना फिर इनको चुना, ठीक है, लोगों ने इनको चुना फिर इन्होंने इनको चुना, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। और राज्यसभा वाले कुछ स्पेशल फंक्शन, स्पेशल काम करते हैं। मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट्स, रीजन और फेडरल यूनिट्स। तो ज़्यादा कॉमन जो काम है राज्य सेकेंड हाउस का वो है राज्यों के इंटरेस्ट को देखना, मतलब हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, इनके काम को देखना और फेडरल यूनिटी बनाए रखना, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर देश की एकता को बनाए रखना। ये कॉमन सा वर्क है राज्यसभा के लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए।
तो इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस। तो अब हम समझ गए कि हमारे देश में पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। द 2 हाउसेस आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो एक हाउस का नाम तो काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, मतलब राज्यसभा हिंदी में, एंड द दूसरा हाउस क्या हो गया, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। लोक माने पीपल, सभा माने हाउस, लोकसभा। तो ये 2 हाउस हो गए। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और प्रेजिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेजिडेंट। तो आल्दो शी इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस, हालांकि राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का, फिर भी वो पार्लियामेंट का मेंबर है। दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इन टू फोर्स ओनली व्हेन दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। तो कोई भी कानून बनने से पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तो वो बिल से कानून बनेगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स। तो हमारे संविधान ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी है। बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोकसभा को सुप्रीम पावर दी गई है। जैसे एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस। कोई भी सामान्य कानून जो है वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए। बट इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउस, लेकिन अगर दोनों हाउसों में मतभेद है, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन द जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस सिट टुगेदर। तो डिसीजन लिया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंट सेशन बुला लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें डिसीजन लेता है। अब राज्यसभा के 232 और लोकसभा के 545। तो जब ये जॉइंट सेशन कराएंगे तो ज़्यादा वोट इनकी है लोकसभा की, तो जो डिसीजन लोकसभा वाले कह रहे होते हैं वही डिसीजन मान लिया जाता है, मतलब मेजोरिटी इन्हीं की होती है, तो वही डिसीजन हो जाता है। तो जॉइंट जो सेशन होता है उसमें भी लोकसभा को फायदा होता है। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच मीटिंग। यही कह दिया उन्होंने, क्योंकि मेंबर ज़्यादा लोकसभा के होते हैं। तो लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर। तो लोकसभा की ज़्यादा पावर होती है मनी के मामले में। अगर कोई भी बिल, कानून मनी से रिलेटेड है तो लोकसभा की ही चलती है, लोकसभा पास कर दे तो पास। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ। जैसे बजट एक मनी लॉ है, ठीक है, कोई भी मनी से रिलेटेड कानून अगर लोकसभा ने पास कर दिया, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो राज्यसभा की पावर नहीं है कि उस कानून को रिजेक्ट कर दे। हाँ, राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं उसको पास करने के लिए, सजेस्ट चेंजेस, उसमें चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। लेकिन लोकसभा की पावर है कि राज्यसभा की सजेशंस को माने या ना माने। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ये हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब नेता। 10 At different levels of any government we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people। तो हम सरकार में अलग अलग फंक्शनरी देख सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज नहीं करते लोगों के बिहाफ पे। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। सारे फंक्शनरीज को कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government। एग्जीक्यूटिव क्यों है? क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। Thus when we talk about the government we usually mean the executive। तो जब भी हम गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, काम करने वाले। अब एग्जीक्यूटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल, एक परमानेंट। पॉलिटिकल का मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए नेता, लीडर्स, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अब नेता तो है 5 साल बाद हट जाएगा, ठीक है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? जो परमानेंट रहते हैं, जैसे कि IAS, जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट में, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव।
तो जो छोटे पीरियड के लिए, थोड़े से पीरियड के लिए चुने जाते हैं लोगों द्वारा, तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गए। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। इन द सेकंड कैटेगरी में कौन है? पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, जो लंबे टाइम के लिए पूरी नौकरी के लिए चुन के आते हैं। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं इनको। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्विस करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट कहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। और वो सर्विस में रहते हैं चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी आए या जाए, उनको नौकरी करनी होती है। द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो सिविल सर्वेंट ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं दैन नेताओं के। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो एडवाइज़र होते हैं, जो आईएएस होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज होती है दैन फाइनेंस मिनिस्टर से। समटाइम्स द मिनिस्टर्स में नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री। कई बार मंत्रियों को बहुत ही कम नॉलेज होती है जो उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि मंत्रियों को क्यों ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और सेक्रेटरी को क्यों ज़्यादा होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की इच्छा महत्वपूर्ण है। अगर लोग किसी अनपढ़ को भी मंत्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। वो मंत्री काम कैसे चलाएगा? वो सेक्रेटरीज की एडवाइस से काम चलाएगा। तो द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। तो वो नेता चुन के आता है और वो लोगों द्वारा चुना जाता है, तो लोगों के बिहाफ पे वो काम करता है और सीट पे बैठता है। तो शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कंसिक्वेंसेस ऑफ हर डिसीजन। तो जो भी परिणाम होते हैं उसके डिसीजन के, वो आंसरेबल होता है लोगों के प्रति। लोग चाहेंगे तो उसे 5 साल बाद हटा देंगे, वोट नहीं देंगे। तो दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल फाइनल डिसीजन। इसलिए मिनिस्टर ही फाइनल डिसीजन लेता है विद द एडवाइस ऑफ द जो सेक्रेटरी एंड एडवाइजर्स होते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। तो ओवरऑल फ्रेमवर्क तो मिनिस्टर ही तय करता है। द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री। तो मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम का एक्सपर्ट हो। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स पे मिनिस्टर एडवाइस लेके काम करता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, इंस्टीट्यूशन है कंट्री में। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। लेकिन प्रेसिडेंट किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकता, जिसकी मेजोरिटी होगी लोकसभा में उसी को अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टी दैट कमांड्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जिसकी भी मेजोरिटी एक पार्टी की होगी या कोलिशन पार्टी की होगी, कोलिशन माने बहुत सारी पार्टी मिलके जो कोलिशन बनता है, जिसकी भी मेजोरिटी होगी उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स ए मेजोरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट। अगर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मेजोरिटी सपोर्ट मिली, तो प्रेसिडेंट अपने आप किसी को अपॉइंट करता है जिसको भी उसे लगता है कि ये मेजोरिटी सपोर्ट गैदर कर सकता है, पार्लियामेंट में इसकी मेजोरिटी हो सकती है। तो द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर। तो प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। हालांकि हर मेंबर को पार्लियामेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन अगर उसकी पार्टी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को चेंज भी कर सकते हैं। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। तो प्राइम मिनिस्टर जब तक ही रह सकता है जब तक कि वो अपनी पार्टी का लीडर है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दूसरे मिनिस्टरों को अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस से? पीएम की एडवाइस से। प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट।
और प्राइम मिनिस्टर फ्री है, किसी को भी वो मंत्री बना सकते हैं अपनी पार्टी में से जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। समटाइम्स कई बार तो ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कोई ऐसा आदमी जो कि एमपी भी नहीं है, मतलब पार्लियामेंट में चुन के भी नहीं आया, कैन आल्सो बिकम ए मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन एक कंडीशन है, बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर उसे या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे नॉमिनेट होके बने और चाहे इलेक्शन जीत के बने। राज्यसभा में कई, लोकसभा में कई लोग नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन भी नहीं लड़ते उनको नॉमिनेट कर लिया जाता है, मतलब जो खेल में अच्छे रहे हैं या सिनेमा में अच्छे रहे हैं या एजुकेशनिस्ट हैं या बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट भी कर देती है राज्यसभा में, और कुछ को लोकसभा में नहीं, अब लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर, और जो सारे क्लोज मिनिस्टर हैं उनको मिलके जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, जिसमें 60 से 80 मिनिस्टर हो सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स फॉर द रूलिंग पार्टी और पार्टीज विच आर इन चार्ज ऑफ द मेजोरिटी। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो मेन लीडर्स होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सब को मिला के कैबिनेट बनती है, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं इनको। तो कैबिनेट इज दस द इनर सर्कल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट कंप्राइजेज 25 मिनिस्टर, 20-25 मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी कोर मेंबर जो होते हैं वो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं। Ministers of state with independent charges are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जब उनको इनवाइट किया जाता है तो वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं, अदरवाइज सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही अटेंड करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट ए कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करें, असिस्ट करें। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है डेमोक्रेसी में? जब किसी डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो के प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया जाता है तो उसकी पावर्स बतानी है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर होती है। तो एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? गवर्नमेंट का हेड होता है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर, बहुत ज़्यादा पावर होती है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग की वो चेयर करता है, मतलब चेयरमैन होता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री के काम को वो कोऑर्डिनेट करता है। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, अगर दो डिपार्टमेंट में डिबेट होती है, मतभेद होता है, तो उसका डिसीजन फाइनल होता है प्राइम मिनिस्टर का। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज, हर मिनिस्ट्री को सुपरवाइज करता है उसके काम को। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मंत्री उसके नीचे ही काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ही सब मिनिस्ट्रियों में काम बांटता है। ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द इंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, और जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देता है तो पूरी मिनिस्ट्री ही रिजाइन देती है, सारे मिनिस्टर रिजाइन देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, सारी मंत्री गवर्नमेंट ही खत्म हो जाती है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister. तो अगर कैबिनेट जो है वो सबसे पावरफुल है तो कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे पावरफुल है। हु इज़ द मोस्ट पावरफुल? अब प्रेसिडेंट की क्या पावर है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब देश का हेड है, ठीक है, वो सरकार का हेड है प्राइम मिनिस्टर, और राष्ट्रपति देश का हेड है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, और हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम बना रखा है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, मतलब राष्ट्रपति, वो सिर्फ नॉमिनल है, उसके पास नॉमिनल पावर है। नॉमिनल माने नाम मात्र की पावर है उसके पास, ठीक है। एक्चुअल पावर नाम मात्र की पावर है, एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। राष्ट्रपति जो इंडिया का है वो ऐसा है जैसे ब्रिटेन की रानी है, नाम मात्र की रानी है। प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर है वहाँ भी। हुज फंक्शन इज़ टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, जिसका काम सिर्फ सेरेमोनियल है, सिर्फ रिबन काटने का काम है। द प्रेजिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन द हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स द स्टेट। बस वो हार्मनी का ख्याल रखता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, कि सब काम ठीक से चल रहा है क्या। और राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, ओथ। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ। ठीक है, शपथ दिला रहा है ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू श्री नरेंद्र मोदी एट स्वेरिंग इन सेरेमनी, राष्ट्रपति भवन में 30 मई 2019 को। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हाँ, राष्ट्रपति जो है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुना जाता। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हर। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? एक तो एमपी लोकसभा राज्यसभा के, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए। ये मिल के वोट डालते हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। तो मेजोरिटी वोट जिसको मिलेगी वही राष्ट्रपति चुना जाता है। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन। इससे पता लगता है कि प्रेसिडेंट जो है पूरे इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि राज्यों की भी लेजिस्लेचर उसको वोट करती है और एमपी भी। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ऑल लॉस आर मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी कानून और पॉलिसी बनती है वो भी राष्ट्रपति के नाम पे बनती है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी लोगों को मेजर लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो भी राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट। किस किस की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। हर स्टेट का गवर्नर भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को, एम्बेसडर्स को टू अदर कंट्री। एम्बेसडर कौन होते हैं? हर देश के एक एम्बेसडर होता है जो दूसरी कंट्री में जाके रहता है और हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एम्बेसडर जाएगा अफ़गानिस्तान में, एक पाकिस्तान में, एक अमेरिका में, एक ब्रिटेन में। तो हमारी हर कंट्री अपना एक एम्बेसडर दूसरे देश में भेज के रखती है बातचीत करने के लिए। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती है, ट्रीटी होती है, दोस्ती होती है, एग्रीमेंट होती है, वो भी राष्ट्रपति के नाम पे होती है। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। सबसे इम्पोर्टेंट जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उनका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन हमें ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट जितने भी काम करते हैं वो किसकी एडवाइस से करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन पावरफुल है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वोट मतलब लोगों ने चुन के प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज रखा है। प्रेसिडेंट को लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना, ये सिर्फ सेरेमोनियल है। द प्रेसिडेंट कैन टेक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर डिसीजन। प्रेसिडेंट एक बार कोई भी डिसीजन को रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, लेकिन काउंसिल मिनिस्टर सेम एडवाइस दोबारा दे दे तो शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। तो फिर उसको मानना पड़ता है राष्ट्रपति को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. साथ ही पार्लियामेंट जो भी बिल पास करती है उस पर राष्ट्रपति का असेंट साइन चाहिए होते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स ही कैन डिले दिस फॉर सम टाइम बट बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर राष्ट्रपति चाहे तो बिल को वापस पार्लियामेंट में रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। बट इफ़ द पार्लियामेंट पासिस ए बिल अगेन शी हैज़ टू साइन इट। लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। फिर एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें कि प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होता, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल नहीं होता। कुछ कंट्री में है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे कि यूएसए में है और फ्रांस में है। फ्रांस का
राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। उसमें पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। तो क्या होता है इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ये पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हर जगह पे नॉमिनल नहीं है, नाम मात्र का नहीं है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कई कंट्रियों में राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट भी है और सरकार का भी हेड है। दस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल अमेरिका का प्रेसिडेंट है। द यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है लोगों द्वारा। ही पर्सनली चूजेस एंड अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से मिनिस्टर बनाता है सबको। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर, हाँ कानून बनाने का काम फिर भी पार्लियामेंट करती है, वहाँ की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं इन द यूएसए। बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ, लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी कानून को वीटो कर सकता है, मतलब रोक सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। ज़्यादातर केस में प्रेसिडेंट को मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में, मतलब कांग्रेस में। नीदर इज ही आंसरेबल टू दैम, और ना ही वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। ही हैज़ ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 ईयर, 4 साल का उसका फिक्स्ड टेन्योर होता है, कोई हटा नहीं सकता कंप्लीटली, इवन आफ्टर हिज पार्टी डज नॉट हैव ए मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस। चाहे उसकी पार्टी की मेजोरिटी भी ना हो कांग्रेस में, फिर भी उसको नहीं हटा सकते अमेरिका के राष्ट्रपति को। इन कंट्रीज लाइक आर्स दैट द ब्रिटिश मॉडल द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, हमारी कंट्री जो कि ब्रिटिश मॉडल पे है, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। देयर फॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल, उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी। दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। जुडिशरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, पावरफुल रखा गया है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी, सारे कोर्ट को मिला के जुडिशरी बोलते हैं कंट्री के। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एंड द इंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल्स। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब पहले लोकल कोर्ट है, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, फिर हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये हायरार्की है, हायरार्की एक के ऊपर एक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबका सुपरवाइजर है, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं इंडिया की कोर्ट को। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सबके लिए, सब कोर्ट के लिए बाइंडिंग है ऑफ द कंट्री। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट पे सुनवाई कर सकता है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है, चाहे सिविल मैटर हो, जमीन जायदाद का और पैसे का, और चाहे क्रिमिनल मैटर हो, मार पिटाई का, मरने का। तो इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो किसी भी डिसीजन को जो हाई कोर्ट ने दिया उसके अगेंस्ट अपील भी सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए ज़रूरी है कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट को ना तो लेजिस्लेचर के अंडर रखा हो, ना एक एग्जीक्यूटिव के अंदर रखा हो। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। तो जज गवर्नमेंट की हिसाब से काम नहीं करते। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसलिए जितने भी मॉडर्न कोर्ट हैं वो लेजिस्लेचर से, मतलब पार्लियामेंट से, और एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार से इंडिपेंडेंट है। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो उनके इंडिपेंडेंस को रखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की
and with the consultation of the Chief Justice of the Supreme Court. In practice, it now means that the senior judges of the Supreme Court elect the new judges of the Supreme Court and the High Court. प्रैक्टिस में ये है कि जो सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो ही नए जजों को चुनते हैं. There is very little scope for interference by the political executive. और राजनीतिक नेताओं का बहुत ही कम इंटरफेरेंस रहता है जुडिशरी में जजों के मामले में, जजों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के मामले में. द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस. जितने भी सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस चुनते हैं. वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव फ्रॉम हर पोजीशन. एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज चुन लिए जाते हैं तो उनको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता. सिर्फ एक ही प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है. अदरवाइज गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर नहीं हटा सकती. इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट से पास होता है. इसमें 2/3 मेजोरिटी से लोग वोट देते हैं किसी भी जज को हटाने के लिए. ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का हर हाउस 2/3 मेजोरिटी से अगर इम्पीचमेंट मोशन को पास करेगा तो ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं. इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. में आज तक किसी भी जज को ऐसे नहीं हटाया गया है. द जुडिशरी इन इंडिया इज आल्सो द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. इंडिया की जुडिशरी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो उसका मतलब बताती है, इंटरप्रेट करती है. दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड घोषित कर सकता है, वेदर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल, इफ दे फाइंड सच ए लॉ एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इसको इनवैलिड घोषित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस. दस दे कैन डिटरमाइन आवर कॉन्स्टिट्यूशन validity of any legislation or action of the executive in the country. When it is challenged before them, this is known as judicial review. जब भी कानून को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज उस कानून को रिव्यू करते हैं कि ये कानून सही है या गलत है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं उस प्रोसेस को. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कंट्री हमारी सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इन चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ें, इनको चेंज नहीं किया जा सकता. इवन बाय द पार्लियामेंट भी इसको चेंज नहीं कर सकती. अगर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को इनवैलिड घोषित कर देगा. द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउस इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट जुडिशरी को फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन बोला जाता है, मतलब प्रोटेक्टर बोला जाता है. इन रिसेंट ईयर द कोर्ट्स हैव बीन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स. अभी रिसेंटली में बहुत सारे जजमेंट पास किए कोर्ट ने लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए. एनी वन अप्रोच द कोर्ट इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. किसी को भी लगता है अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो रही है सरकार के किसी एक्शन से, तो वो कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल कर सकता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल होती है. द कोर्ट इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू टेक डिसीजन. और कोर्ट इंटरवीन करता है उसमें कि गवर्नमेंट किसी भी पावर को अपनी मिसयूज ना करे. दे चेक मैल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स. और मैल प्रैक्टिस को भी रोकते हैं जज. अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल कोई मैल प्रैक्टिस करता है, अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाता है तो. चैप्टर कंप्लीट.